Yes, ma'am. You may continue now. यस सर। जब भी हमें कभी कमजोरी महसूस होती है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। जो कार्बोज है वो हमें, ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। और लेकिन वसा क्यों नहीं लेते? क्योंकि वसा हमारा इतनी जल्दी, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता होगा ना कि हम फैट क्यों नहीं लेते? क्योंकि वसा हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे सकता, वो हमारा इतनी जल्दी उसका पाचन ही नहीं हो सकता, इसलिए वसा नहीं लेते बल्कि कार्बोज लेते हैं। लिपिड प्रकृति से प्राप्त उन भोज्य तत्वों के समूह को कहते हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं। जो लिपिड्स होता है वो पानी में घुलता नहीं है, वो अघुलनशील होता है, चिकनाई लिए होते हैं तथा विभिन्न कार्बनिक द्रव्यों में घुलनशील होते हैं। यह भोज्य तत्व वनस्पति और जंतु दोनों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे तेल व वसा। कुछ ऐसे यौगिक हैं जो वस्तुतः वसा नहीं है परंतु वसा से बहुत मिलते जुलते हैं, अतः इन सभी वसा से मिलते जुलते पदार्थों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लिपिड्स। क्या कहा जाता है? लिपिड्स। द लिपिड्स आर अ heterogeneous group of compound related either actually or potentially to the fatty acid. They have the common property of being relatively unsoluble in water and soluble in non-polar solvent such as either ether, chloroform and benzene. कार्बोज की तरह लिपिड्स भी 3 तत्वों से बने होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कार्बोज का, उसी तरह कार्बोज की तरह लिपिड्स भी किन तत्वों से बने होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। सभी वसाएं किन्हीं एक अल्कोहल जैसे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन तथा वसीय अम्ल के संयोजन से बनती हैं। वसीय अम्लों में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होता है। क्या अधिक मात्रा में होता है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधिक मात्रा में होता है, और ऑक्सीजन इसमें कम मात्रा में उपस्थित होने के कारण ये क्या होती हैं? ज्वलनशील बहुत अधिक होती हैं। इसीलिए क्या होता है, जब आग लगती है तो हम तेल डालते हैं तो क्या होता है? आग बहुत और ज्यादा तेज होने लगती है, क्योंकि इसमें जो होता है ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में उपस्थित होती है। घी, तेल और मक्खन जो भी ज्यादातर चिकने पदार्थ खाते हैं आप, जैसे घी, मक्खन या नॉनवेज खाने वाले जैसे चर्बी वगैरह आप खाते हैं, इन सभी में वसा का स्तर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। जब आप ऊर्जा की आवश्यकता को इंस्टेंट होती है तो मैं क्या लूंगी? कार्बोहाइड्रेट लूंगी, वसा नहीं लूंगी, क्योंकि इसमें ऊर्जा देने में टाइम लग जाता है। ऊर्जा तो ये भी देते हैं लेकिन ग्लूकोज की तरह ये ऊर्जा नहीं देते। कारण, जब इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसका अपघटन होना मतलब पाचन होना देर से होगा। जब इसमें ऑक्सीजन की कमी है तो इनका ऑक्सीकरण भी धीमी गति से होगा। क्यों नहीं लेते हम वसा? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा? इनका अपघटन होना भी देर से होगा। अपघटन माने डाइजेस्ट, पाचन होना, डाइजेस्टन, उसका वो भी लेट होगा, और ऑक्सीजन की कमी के कारण इसका ऑक्सीकरण भी धीमी गति से होगा। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर चिकनी चीज वसा हो। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर चिकनी चीज होगी वो वसा ही होगी। जैसे कि गाजर में लिकोपीन होता है, वो वसा तो नहीं है, वो आपको दिखने में वसा नहीं लगेगी लेकिन वो वसा ही है। हर वसा में चिकनी हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। टमाटर में लाइकोपीन वसीय पदार्थ है लेकिन वो चिकना नहीं होता। वसा है लेकिन वो उसमें चिकनाहट नहीं होती। जैसे वसा में विलेय विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में विटामिन बी, विटामिन सी होते हैं, लेकिन वसा में विलेय विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि वसा में विलेय विटामिन कौन से होते हैं। हर वसा चिकनी हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे वसा में विलेय विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, तो ये भी कैसी प्रकृति के होते हैं? वसीय पदार्थ, वसीय प्रकृति के होते हैं। कहावत है ना कि हर किसी को घी पचता नहीं है,
हर कोई घी खाना चाहे तो उसे पचा नहीं सकता। घी हर किसी को पचता नहीं। घी क्या है? वसा ही तो है। घी क्या है? वो एक वसा ही है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है ये हमें। ऊर्जा कितनी देता है ये? 9 ग्राम कैलोरी। हमारे शरीर में वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है हमें? वसा खाने से हमें 9 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वसाएं जल में अघुलनशील होती हैं। जैसे पानी में तेल डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं? अगर पानी में तेल डाल के देखिए तो क्या होगा? तेल पानी की सतह पर फैल जाता है। तेल क्या होता है? पानी की सतह पर फैल जाता है। और पानी की गति करवा दो, अगर पानी हिला दिया जाए तो क्या होगा? तेल की बूंदें छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होगा? टूट जाए। दिखता है आपको छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो दिखता है उसको कहते हैं इमल्शन क्रिया। क्या कहते हैं? इमल्शन क्रिया। वो कैसे हो रही है? वो वसा प्लस लिपिड्स, जो आपका तेल है उसमें क्या हुआ? पानी हुआ, तो उस दोनों को मिलकर क्या हुआ? एक क्रिया हुई, उसको कहते हैं इमल्शन क्रिया। एक एक्शन हुआ, उस क्रिया को कहते हैं इमल्शन क्रिया। वसाओं की बात करूं तो कार्बनिक पदार्थ जैसे ईथर, बेंजीन आदि में घुलनशील होती है। वसा क्या होती है? ईथर और बेंजीन आदि में घुलनशील होती है। अब मन में आता है कि वसाएं कहाँ पाई जाती हैं? अब आप ये सोचते होंगे कि वसा पाई कहाँ जाती है? तो वसा किस में पाई जाती है? घी में, तेल में, चर्बी में और गाजर में कैरोटीन के रूप में वसा पाई जाती है। प्राकृतिक रबड़, जो हमारी प्राकृतिक रबड़ होती है, नेचुरल रबड़ जो होती है, ये भी वसीय पदार्थ ही है। मोम एक प्रकार की सरल वसा है। मोम क्या है? एक प्रकार की सरल वसा है। जो हमें पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? वसा ही होते हैं। कच्चा तेल निकालते हैं हम जमीन से, कच्चा तेल निकालते हैं। क्या करते हैं हम? कच्चा तेल निकालते हैं जमीन से। जो पेट्रोलियम के कुएं होते हैं उनमें से हम कच्चा तेल निकालते हैं। निकाला जाता है ना कच्चा तेल पेट्रोलियम के कुएं से। उनमें हमें कई पदार्थ मिलते हैं, कई प्रकार के उसमें पदार्थ मिलते हैं। उसमें एक मुख्य पदार्थ मोम भी होता है। वहीं से हमें मोम प्राप्त करते हैं। हमारे कान में भी तो मोम पाया जाता है। आप लोगों को पता है हमारे कान में मोम पाया जाता है। जो चिकना पदार्थ जिसे हम कचरा समझ कर निकालते रहते हैं, वो क्या होता है? वो सिरोमिन होता है। उसे कहा जाता है कर्ण मोम, ईयर वैक्स। वो एक प्रकार की सरल वसा है। क्या है वो? एक प्रकार की सरल वसा है। अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए हम लोग स्टेरॉइड लेते हैं। जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं सभी को नहीं कहूंगी सभी लेते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं। वो भी एक प्रकार की क्या है? वसा है। हमारे कई हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड की प्रकृति के ही होते हैं, और उनमें क्या होती है? वसा होती है। हमारे कई हार्मोन होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो स्टेरॉइड वाली प्रकृति के होते हैं, और उनमें क्या पाई जाती है? उनमें एक प्रकार की वसा पाई जाती है। जैसे मैं मेल में बात करूं तो मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। और मादा में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। वो भी क्या है? वो स्टेरॉइड से बने होते हैं। वो स्टेरॉइड एक प्रकार की क्या है? वसा है। ये वसीय पदार्थ हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट कई मोनोसेक्राइड मिलकर जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और कई मोनोसेक्राइड मिलकर क्या करते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ऐसे ही वसा का निर्माण भी क्या होता है? दो घटकों से मिलकर होता है। वसा का निर्माण किस चीज से मिलकर होता है? दो कंपाउंड से मिलकर होता है। एक होता है आपका ग्लिसरॉल, जिसको कहा जाता है CH2, और दूसरा होता है OH, जो एल्डिहाइड है। तो दोनों से मिलकर जब इसका निर्माण होता है तो उसे कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या निर्माण हुआ? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल का एक अणु तथा वसीय अम्ल के 3 अणु जब आपस में क्रिया करते हैं तब वसा का निर्माण होता है। कैसे होता है? ग्लिसरॉल का एक अणु तथा वसीय अम्ल के कितने अणु होने चाहिए? 3 अणु जब आपस में क्रिया करते हैं तब किस चीज का निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के निर्माण
निर्माण से क्या होता है, एस्टर बंध का निर्माण होता है। बहुत बहुत जरूरी चीज है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के निर्माण से कौन सा बंध बनता है, ये क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है आपको। ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के निर्माण से कौन सा बंध बनता है, या आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि एस्टर बंध क्या होता है। एस्टर बंध क्या होता है, ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के निर्माण से एस्टर बंध का निर्माण होता है। और इन वसाओं को सिंपल लिपिड्स या सरल वसाएं कहा जाता है। और इन वसाओं को क्या क्या कहा जाता है, या तो उन्हें सिंपल लिपिड्स कहा जाता है या सरल वसाएं कहा जाता है। घी तेल का यही स्ट्रक्चर होता है। मन में बात आती है कि कुछ प्रकार की वसाएं तो कैसी होती है, कुछ प्रकार की वसाएं तो संतृप्त होती हैं और कुछ प्रकार की वसाएं कंपाउंड होती हैं। इन वसाओं में क्या होता है, जो आपकी संक्रमित वसाएं होती है, इन वसाओं में फास्फो समूह होता है। तो फास्फो समूह जब हम दो जोड़ देते हैं तो फास्फोलिपिड्स बन जाता है। जब फास्फो दो समूह जोड़ दिए जाते हैं तो फास्फोलिपिड्स बन जाता है। और जब इन वसाओं में कार्बोहाइड्रेट के दो समूह जोड़ दिए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया जाता है तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाता है। क्या बन जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट इन वसाओं के साथ जुड़ता है तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाता है। और जब इनमें प्रोटीन जोड़ दिया जाए तो लाइपोप्रोटीन बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ग्लाइकोलिपिड्स कैसे बना और लाइपोप्रोटीन कैसे बना। जब इनके साथ प्रोटीन को जोड़ दिया जाता है तो वो लाइपोप्रोटीन बन जाता है, और जब कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। अब बात करते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल वह होते हैं यदि कार्बन में एकल बंध समूह होता है तो उसे कहा जाता है कि वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। जब कार्बन में एकल बंध समूह होता है तो उसे कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक। जैसे आपका घी, मक्खन और चर्बी, ये आपकी संतृप्त वसा है। क्या है, संतृप्त वसा। और बटर भी आपका संतृप्त वसा ही है। अगर कार्बन के अंदर डबल बंध आ जाए तो उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कार्बन के अंदर डबल बंध आता है तो उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपका तिल और सोयाबीन का तेल। बहुत सारे लोग सरसों का तेल ही यूज करते हैं अधिकतर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तिल और सोयाबीन का तेल भी यूज करते हैं। तो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हम ऑयल यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तेलों का हाइड्रोजनिक करने पर, तेलों को जब हाइड्रोजनिक कर देते हैं तो वनस्पति घी मिलता है। डालडा घी खाते हैं ना बहुत सारे लोग, कब खाते हैं बताओ, जब हम गुजिया वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा डालडा आता है ना, डालडा 555 आता था, डालडा 555। उसको क्या करते थे हम लोग, गुजिया वगैरह बनाते थे होली पर। तो तेलों का हाइड्रोजनिक करने पर वनस्पति घी मिलता है। और असंतृप्त को संतृप्त वसा में कन्वर्ट करना हो, अगर हम चाहें कि हम असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हमें डालडा घी मिलता है, देसी घी नहीं मिलेगा। वो क्या बन जाएगा, वो डालडा घी बन जाएगा। और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। हम खाते हैं लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं जो, और हमें अगर ज्यादा मात्रा में खाना हो तो हम घर में क्या करते हैं, देसी घी का यूज करते हैं, सरसों तेल का यूज करते हैं और रिफाइंड का यूज करते हैं। लेकिन रिफाइंड का भी यूज हमें कम ही करना चाहिए, ज्यादा हमें रिफाइंड का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमारी डेली की आवश्यकताएं हैं तो हमें अपनी डेली की आवश्यकताओं के लिए कौन सा तेल यूज करना चाहिए, सरसों का तेल, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। संतृप्त वसाएं, इनमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध पाए जाते हैं, जैसे घी, बटर, चर्बी। जैसे बात करें कोकोनट ऑयल की, तो कोकोनट को आप
थोड़ी सी ठंड पड़ जाती है तो क्या होता है, वो जम जाता है कोकोनट ऑयल। आपका कोकोनट ऑयल अगर थोड़ी ठंड पड़ जाए तो वो जम जाता है। तो क्या क्यों जम जाता है? कोकोनट तेल में संतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा होते हैं। कौन से अम्ल ज्यादा होते हैं? संतृप्त वसीय अम्ल उसमें ज्यादा होते हैं। जैसे सरसों का तेल कितनी भी ठंड पड़ जाए लेकिन वो जमता ही नहीं है। जो हम घर में यूज करते हैं सरसों का तेल, कितनी भी ठंड पड़े क्या वो जमता है? कभी नहीं जमता, क्योंकि वो असंतृप्त वसीय अम्ल है। क्या है सरसों का तेल? असंतृप्त वसीय अम्ल। और जो आपका कोकोनट ऑयल है वो आपका संतृप्त वसीय अम्ल है, इसलिए वो जम जाता है ठंड में। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में हाइड्रोनिक तथा उत्प्रेरक का काम निकिल करता है। अब इन दोनों में जो काम करता है वो कौन होता है? उसको कहा जाता है निकिल। जो क्रिया कर रहा है असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में हाइड्रोनिकरण तथा उत्प्रेरक का काम, जो उत्प्रेरक होता है वो कौन होता है? निकिल करता है। इस क्रिया की दर को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वो निकिल कर रहा है। इस क्रिया की दर को बढ़ाता है वो, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। क्या होता है? असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। ऐसा तेल जो आपके हृदय के लिए, जैसे सफोला वगैरह, आप टीवी पे ऐड देखते हैं ना, आप तो ये आप देखते हैं सफोला का, तो आपके दिल का ध्यान रखने वाला तेल बोला जाता है ना, आपके दिल का ध्यान रखने वाला तेल। घी क्या ध्यान रखता है? क्या घी आपके दिल का ध्यान रखता है? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, घी खाते हैं, घी खाओ और कभी ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने तो घी खाया है तो हमें कभी हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं हुई। कि उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि संतृप्त वसाएं तथा असंतृप्त वसा दोनों ही हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और घी भी खाना चाहिए, लेकिन उस घी को पचाने के लिए आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। हमारे शरीर के लिए संतृप्त वसा भी जरूरी होती है और हमारे शरीर के लिए असंतृप्त वसा भी जरूरी होती है। लेकिन आप घी तो खा लोगे, लेकिन क्या आप इस कोरोना के टाइम पे आप घी को पचा सकते हो? घर बैठे बैठे ही घर में ही बैठे रहना है सारे दिन, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। जब तक आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो आप घी को पचा लेंगे? किसान कुछ भी खा ले उसका सब कुछ पच जाता है। किसान तो कोई भी परहेज नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, कैसा भी खा ले तो उसका तो सब कुछ पच जाता है, क्योंकि वो इतना शारीरिक श्रम करता है ना कि उसका तो सब कुछ पच जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अरे घी खाओ, कभी हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि शारीरिक श्रम भी उस समय ज्यादा होता था। लेकिन अब शारीरिक श्रम तो ना के ही बराबर होता है, इसीलिए हमारा घी पचता ही नहीं है। इसलिए आप जो भी खाएं उतना ही खाएं जिसको आप पचा सकें, चाहे आप घी खाओ चाहे तेल खाओ। अगर आपने शारीरिक श्रम ही नहीं किया तो ये आपकी रक्त नलिकाओं में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमने लगता है। अगर आपने सोचा कि मैं तो नहीं करती, तो क्या होगा? ये आपका रक्त नलिकाओं में आपकी जमने लगेगा और आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा आपका, जिससे हमारे दिल वाली रक्त नलिका में ब्लॉकेज हो जाएगा और दिल का दौरा भी आ सकता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि क्या खाना है और कैसे खाना है और कब खाना है। इसलिए घी खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना आपको वापस शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग तो खेतों में काम करते थे तो घी पच जाता था, लेकिन आज घर बैठे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देते हैं। कोरोना टाइम में चलो रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देते हैं, खाना घर पे ही आ जाएगा, और ऊपर से बुला लेते हैं, और ऊपर ही उसे बुला भी लेते हैं, नीचे भी नहीं जाते। जाने की जरूरत क्या है? रेस्टोरेंट वाला ऊपर आ जा, मेरा खाना ऊपर दे दे। तो शारीरिक श्रम में भी कमी आई है। लेकिन असंतृप्त जो वसाएं होती है ना हमारे शरीर में, इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती जितना कि संतृप्त वसा बढ़ाती है। इसीलिए मैं आपसे शुरू से कहती हूँ कि सरसों का तेल खाइए, क्योंकि वो क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगी, लेकिन घी ज्यादा बढ़ा देगा आपको। इसलिए रिफाइंड मत खाइए। क्या खाएंगे? सरसों का तेल। सब समझ में आ रहा है ना?
अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया? प्रिया, सब समझ में आ रहा है? अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा कुछ समझ में आया? सब कुछ सबकी समझ में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है मैडम, जो है वेरी गुड, बहुत बढ़िया।